नमस्कार, ये है आवाज एट 9 और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर आज की ताजा तरीन खबरें, ऐसी खबरें जो हैं आपके काम की। आपको बताते हैं सबसे पहले आज की हेडलाइंस। देश में मॉनसून की जोरदार दस्तक, केरल में झमाझम बारिश, मौसम विभाग को अच्छे मॉनसून की उम्मीद। बैंकिंग फार्मा शेयरों ने आज संभाला बाजार, मामूली तेजी के साथ बंद, मिड कैप शेयर चमके, नए शिखर पर पहुंचा सेंसेक्स। 5 साल में दोगुना हो जाएगा बाजार, मोतीलाल ओसवाल के ज्वाइंट एमडी रामदेव अग्रवाल ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, जीएसटी बदलेगा देश की सूरत। बाबरी केस में आडवाणी, उमा भारती समेत 12 आरोपियों पर चलेगा आपराधिक साजिश का मुकदमा, सभी को मिली जमानत। जीएसटी में खुले और पैकेज फूड में कंफ्यूज्ड व्यापारी नहीं उठा रहे माल, दाल चावल की थोक कीमतें 10 से 15% तक लुढ़की। मवेशियों की खरीद फरोख्त वाले नए कानून पर मद्रास हाईकोर्ट ने लगाई रोक, बूचड़खानों पर सख्ती से लेदर इंडस्ट्री परेशान, 5 लाख लोगों की नौकरी पर मंडरा रहा है खतरा। गलत चार्ज को लेकर बैंकों के मनमाने रवैये से लोग हैं परेशान। हम बताएंगे बैंकों की किन किन बातों से लोगों को हो रही है दिक्कत। और आईआरसीटीसी की नई सर्विस, बिना पैसे टिकट करें बुक और 14 दिन बाद करें पेमेंट। मॉनसून केरल में दस्तक दे चुका है, मौसम विभाग ने इसका ऐलान कर दिया है। केरल के साथ पूर्वोत्तर के इलाकों में भी मॉनसून पहुंच गया है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में उठे मोरा तूफान की वजह से मॉनसून की आगे बढ़ने में यहां मदद हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 से 4 दिन में केरल और तमिलनाडु के अलावा दक्षिण कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए हालात अनुकूल हैं। सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत में आईएमडी के महानिदेशक केजी रमेश ने बताया कि मॉनसून की चाल काफी तेज है और ये 8 जून तक गोवा और 10 जून तक महाराष्ट्र पहुंच जाएगा। साथ ही इस साल देश में अच्छी बारिश होने की काफी संभावना है। केरल पहुंच चुका है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी पहुंच चुका है साइमल्टेनियसली, और साइक्लोन होने की वजह से अच्छी बारिश होगी। लैंडफॉल अभी शुरू हो गया चिटागांग कोस्ट पे वो साइक्लोन का। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में पूरी विस्तार से बारिश होगी उधर, और केरल में भी कोस्टल रीजन में अच्छी बारिश 24 घंटे से हो रही है, कोस्ट में होगी। एंड वेस्ट कोस्ट में एडवांसमेंट ज्यादा रहेगा कंपेयर टू द ईस्ट कोस्ट सेगमेंट ऑफ द कंट्री। गोवा तक 7-8 जून तक गोवा तक जा सकता है मानसून। चलिए, तो मॉनसून के जहां तक बात है, अच्छी खबर आती है। और अब बात कर लेते लगे हाथों बाजार की। आज शेयर बाजार में हल्की बढ़त रही, दिन भर उतार चढ़ाव के बीच बाजार आज सीमित दायरे में घूमता रहा। निफ्टी आज 9600 के ऊपर टिकने में कामयाब रहा। कारोबार के आखिर में सेंसेक्स में 50 और निफ्टी में 20 पॉइंट की तेजी रही। ये भी आपको बता दें कि आज सेंसेक्स ने भी नया शिखर छुआ। बाजार को आज सहारा देने का काम किया फार्मा और सरकारी बैंकों ने। फार्मा शेयरों में अरबिंदो फार्मा, स्पार्क में तेजी दिखी, वहीं बैंक शेयरों में बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक में तेजी देखने को मिली। आज मिड कैप में खरीदारी देखने को मिली। मिड कैप शेयरों में निचले स्तरों के रिकवरी से बाजार में का मूड कुछ सुधरता हुआ दिखाई दिया। मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, इंडिया सीमेंट, अदानी एंटरप्राइजेज में तेजी रही। वहीं एफएमसीजी और इंफ्रा शेयरों में बिकवाली का दबाव था। बाजार रिकॉर्ड स्तर पर है और ऐसे में निवेशकों के मन में कई सवाल उठते हैं, और इसीलिए हमने शुरू की एक खास सीरीज लाइफ एट लाइफ हाई, जिसमें जाने माने दिग्गज निवेशक आपको बताएंगे कि अब बाजार में क्या करना चाहिए। इसी कड़ी में सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी ने बात की जाने माने वेल्थ क्रिएटर मोतीलाल ओसवाल के ज्वाइंट एमडी रामदेव अग्रवाल से। इस खास बातचीत में रामदेव अग्रवाल ने कहा कि अगले 5 साल में बाजार दोगुने हो जाएंगे। अब ये समझ के चलें कि भाई अगर 500-700 पॉइंट की निफ्टी पर रिस्क है, तो उसके लिए 2-5 हजार पॉइंट की तेजी को क्यों छोड़ा जाए? देखिए, 10% का डाउनसाइड हमेशा रखने का जेब में, राइट। 10 और 15, और बड़े विद्वान लोग तो 20% भी रखते हैं। ओके, लेकिन अपसाइड 100% है 5 साल में। 5 साल में 5 साल का आप इन्वेस्टिंग पीरियड रखो, 10-15%, 20% भी आपका नीचे गिर सकता है, राइट। लेकिन अपसाइड इज 100 और मोर देन 100%। जीएसटी लागू होने पर बहुत कुछ बदलने वाला है, कंपनियों के लिए भी और आम आदमी के लिए भी, और आवाज आपको इसकी जानकारी लगातार दे रहा है।
जीएसटी लागू होने से पहले ही मंडियों में इसका असर दिखने लगा है। पिछले एक सप्ताह के अंदर दाल और चावल की थोक कीमतें 10 से 15% की गिरावट दिखा चुकी हैं। आखिर जीएसटी से पहले अनाज सस्ते होने की क्या है वजह, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अर्नव वसावड़ा। जीएसटी रेट तय होने के बाद से ही थोक बाजार में दालें गलना शुरू हो चुकी हैं और चावल भी सस्ते हो रहे हैं। दिल्ली के नया बाजार में अरहर दाल जीएसटी रेट तय होने से पहले 48 रुपए किलो बिक रही थी, मगर अब 37 रुपए किलो मिल रही है। उड़द दाल भी जो पहले 72 रुपए किलो थी, अब 62 रुपए किलो पर आ गिरी है। थोक बाजार में चावल भी 10 रुपए किलो सस्ते हो गए हैं। दालों में ऑलरेडी पहले से मंदा चल रहा था बिकॉज ऑफ एक्सेसिव प्रोडक्शन इन आवर कंट्री। एक्सेसिव इंपोर्ट्स दुनिया से आ रहा है, बंदरगाहों पे जगह नहीं है, माल लग रहे हैं। 5% का जो है ब्रांडेड के नाम के ऊपर अभी तक व्यापारी असमंज में है और इसकी वजह से इनके अंदर बहुत पैनिक हो रहा है और इसकी वजह से कोई भी माल की पोजीशन लेने के लिए असमर्थ है। दरअसल जीएसटी काउंसिल ने फैसला किया है कि अनाज पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन ब्रांडेड पैकेज्ड फूड पर 5% टैक्स लगाया जाना है। अब खुले में अनाज खरीदकर उसे अपना ब्रांड देने वाले कारोबारी समझ नहीं पा रहे हैं कि जीएसटी लागू होने के बाद ब्रांड की नई परिभाषा क्या तय की जाएगी। दाल चावल वगैरह ऐसी चीजें हैं कि अभी स्टॉक तो सब कोई मेंटेन नहीं कर रहे। थोड़ा जीएसटी और एक बार इम्प्लीमेंटेशन में क्लैरिटी आ जाए, क्योंकि पैकेज फूड में भी अभी हो सकता है गवर्नमेंट इसको देखे 2-4 मतलब थोड़े टाइम बाद उन्हें लगे कि कुछ फीडबैक ले इंडस्ट्री से और कुछ चेंजेस आए, बट अभी सब वेट एंड वॉच है। ब्रांडेड और पैकेज्ड अनाज पर केंद्र से सफाई मिलने तक ये कंफ्यूजन बना रहेगा। सिर्फ दाल और चावल ही नहीं बल्कि गेहूं के कारोबारियों की नजर भी 3 जून को होने वाली जीएसटी की बैठक पर टिकी हुई है। उनका मानना है कि मार्केट में जो ये कंफ्यूजन जीएसटी को लेकर है उस पर सरकार कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर देगी, जिसके बाद कारोबार में एक बार फिर से तेजी आएगी। अर्नव वसावड़ा, दिल्ली। जीएसटी की शाम महंगा होगा जाम। शराब जीएसटी के दायरे से बाहर है, लेकिन इसके बावजूद विस्की, बियर और वाइन महंगी होने वाली है। शराब इंडस्ट्री का कहना है कि वो कीमतें 20% तक बढ़ा सकती है। शराब पर तो पहले की तरह टैक्स लगता रहेगा, लेकिन शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाली चीजों और इसके ट्रांसपोर्ट पर जीएसटी लगेगा। उदाहरण के लिए जिस बोतल में शराब पैक होती है वो महंगी होने वाली है। अभी इस पर 14.5% टैक्स लगता है, लेकिन इस पर 18% जीएसटी लगेगा। शीरे से शराब बनाई जाती है, इस पर अभी 12 से 15% तक टैक्स लगता है, लेकिन इस पर जीएसटी 28% लगेगा। इसी तरह ढुलाई पर टैक्स 4.5% से बढ़कर 5% हो जाएगा। इसके साथ ही कई केमिकल और कलरिंग एजेंट्स पर भी ज्यादा टैक्स लगेगा। इंडस्ट्री का कहना है कि लागत बढ़ने पर शराब की कीमत बढ़ाना मजबूरी होगी। 15 से 20% इस साल में फर्क पड़ जाएगा जब ये जीएसटी लागू हो जाएगा। प्लस लिकर में जो आपको बोतल जो आ चुकी है मार्केट में वो तो आ चुकी है, उसका शायद उसका भी कुछ करेंगे ये, लेकिन जो फैक्ट्री से एक्साइज से निकलेगी वो अगर आप 100 रुपये की मिलती थी आज तो 115-120 तक की मिलेगी, 125 तक की मिल सकती है, डिपेंड्स ऑन द स्टेट। हालांकि जीएसटी में अनाज को टैक्स फ्री कर दिया गया है तो अनाज से बनने वाली शराब की लागत कम होगी, लेकिन शराब उत्पादकों का कहना है कि देश में अनाज से कम और शीरे से ज्यादा शराब बनती है। बहरहाल मैखाने में जाम छलकाना इतना महंगा नहीं होगा, क्योंकि नॉन एसी रेस्टोरेंट और बार पर जीएसटी युग में टैक्स कम हो जाएगा। कंज्यूमर को कम करना पड़ेगा। एज ऑफ टुडे हम जब सारी टैक्सेस मिलाते हैं इंक्लूडिंग लग्जरी टैक्सेस तो ऑलमोस्ट 23 से 24% चली जाती है। उसके मुकाबले आने वाले दिनों में सिर्फ 18% जीएसटी देनी पड़ेगी। तो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर 1000 रुपये का बिल मैं पकड़ूं तो उसको ऑलमोस्ट 100 रुपये का फायदा होने वाला है। जाहिर है शराब पीने वालों के लिए जीएसटी अच्छी खबर लेकर नहीं आएगी। इंडस्ट्री अभी से मायूस है, क्योंकि उस पर पहले ही हाईवे के किनारे शराब की दुकानें हटाने और कई राज्यों में शराब बंदी की मार पड़ी है। रोहन सिंह, दिल्ली। मद्रास हाईकोर्ट ने मारने के मकसद से मवेशियों की खरीद बिक्री बैन करने वाले केंद्र के कानून पर रोक लगा दी है। एससी ने 4 हफ्ते के भीतर राज्य और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट में दाखिल पिटीशन में कहा गया है कि खाने का चयन हर शख्स का अधिकार है और इसे कोई दूसरा आदमी तय नहीं कर सकता। बता दें कि सरकार ने बूचड़ खानों के लिए मवेशियों को खरीदने और बेचने पर नोटिफिकेशन जारी कर रोक लगा दी है। इसके बाद केरल सरकार ने इसका विरोध किया था।
इधर बूचड़खानों पर सख्ती और पशुओं के कारोबार पर नए नियम से लेदर इंडस्ट्री भी परेशान है। जानकारों को 5 लाख लोगों के बेरोजगार होने का खतरा नजर आ रहा है। जूता, बेल्ट, बैग और जैकेट जैसे लेदर प्रोडक्ट बनाने वाले तमाम बड़े ब्रांड परेशान हैं, क्योंकि इन्हें लेदर सप्लाई करने वाली इंडस्ट्री परेशान है। सरकार ने नया नियम बनाया है, पशुओं की हत्या के मकसद से खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती। बड़े ब्रांड्स को कच्चे माल की किल्लत हो सकती है, तो सप्लाई करने वालों के सामने वजूद का संकट पैदा हो सकता है। 5 लाख लोग बेरोजगार भी हो सकते हैं। चमड़ा जो आती है बड़ी कैटल से आती है, कैटल, बफलो या ऐसे कैटल से आती है। अगर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम आ जाएगी तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि 30 लाख लोगों में से कम 5 लाख लोग तो इसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उनका हो जाएगा और उनका काम में रोजगारी में क्वेश्चन पड़ जाएगा। साल दर साल लेदर प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट बढ़ता जा रहा है। 2014-15 में जहां ये 22,812 करोड़ रुपए का था, वहीं 2016-17 में ये बढ़कर 23,190 करोड़ रुपए का हो गया। लेकिन सरकार के ताजा फैसले से एक्सपोर्ट में गिरावट की आशंका है। बाहर से ऑर्डर कैंसिल होने की नौबत आ चुकी है। हम उनको पैनिक करना नहीं चाहते हैं। अगर वो पैनिक करके वो दूसरे ऑर्डर्स कैंसिल करेंगे और दूसरे कंट्री पर डाइवर्ट हो जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि नहीं भाई, हम इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अभी टाइम दीजिए, सब करके हम मालूम कराएंगे, ऐसा बता रहे हैं। लेदर प्रोडक्ट के अलावा भारत से होने वाले मीट एक्सपोर्ट पर भी इसका उल्टा असर पड़ सकता है। अप्रैल 2016 से जनवरी 2017 तक 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मीट एक्सपोर्ट हुआ है। हालांकि लेदर इंडस्ट्री के लिए फिलहाल राहत की बात यह है कि मद्रास हाई कोर्ट ने सरकार के फैसले के अमल पर 4 हफ्ते के लिए रोक लगा दी है। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। और बाबरी केस में आडवाणी, जोशी, उमा को जोर का झटका। पूरी खबर इस ब्रेक के बाद। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को झटका लगा है। लखनऊ में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती सहित 12 नेताओं के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। लखनऊ की सड़कों पर लगते जय श्री राम के नारे बता रहे हैं कि राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार सहित 12 नेताओं की सीबीआई की विशेष अदालत में पेशी हुई। कोर्ट ने बाबरी विध्वंस के मामले में इन पर आरोप तय करते हुए साफ कर दिया कि मुकदमा आपराधिक साजिश का भी चलेगा। इन नेताओं पर आपराधिक साजिश के अलावा दंगे के लिए उकसाने, समाज में नफरत फैलाने, धार्मिक स्थल तोड़ने, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसे आरोप लगाए गए हैं। हालांकि निजी मुचलके पर सभी आरोपियों को जमानत मिल गई। हमारे द्वारा जमानत तुम्हारी मंजूर कर ली है। 20-20 हजार के निजी मुचलके पे हम जितने भी 6 अभियुक्त आज के थे, 6 को कोर्ट ने जमानत दे दी है। इसके अलावा जितने भी आरोपी थे सबके खिलाफ चार्ज फ्रेम कर दिया है। लखनऊ की विशेष अदालत में अब इस मामले की रोज सुनवाई होगी और कोर्ट को 2 साल के भीतर सुनवाई पूरी करनी है। आडवाणी और जोशी सक्रिय राजनीति से लगभग रिटायर ही हैं। उमा भारती मंत्री हैं तो कांग्रेस उनसे इस्तीफे की मांग कर रही है। आरोपित लोगों में एक केंद्रीय मंत्री माननीय उमा भारती जी भी हैं। आरोपित होने के बाद उन्हें अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं और उन्हें अपने पद से फौरन इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन हिंदुत्व की राजनीति की मुखर प्रवक्ता रही उमा भारती इसे एक राजनीतिक आंदोलन का हिस्सा मानती हैं और उनको कांग्रेस की मांग का कोई दबाव नहीं दिखता। इसमें तो भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ता, लाखों अधिकारी और हजारों नेता शामिल हुए हैं, सारे ही नेता। तो इसलिए इसमें ऐसी कोई बात कहीं मुझे मिली नहीं ना आज तक की कोई साजिश थी। बीजेपी को राम मंदिर के मसले को सामने लाने का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई बहाना चाहिए। सो आरोप तय होने के बाद उनके कुछ नेताओं में नया जोश भर गया है। अप्रैल में हम लोगों को राज्यसभा में भी मेजॉरिटी मिल जाएगी। फिर तो जैसे शाहबानू में उन्होंने कोर्ट का फैसला को पलटी कर दिया, ऐसे हम भी कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम मंदिर निर्माण को अपने जीवन का मिशन बताते रहे हैं, इसलिए सब कुछ जब लखनऊ में हो रहा हो तो वो इससे दूर नहीं रह सकते। वो गेस्ट हाउस पहुंचे और बीजेपी के नेताओं से मिले। कल उनका अयोध्या जाने का प्लान है, जहां रामलला के दर्शन और पूजा अर्चना का भी कार्यक्रम है। सवाल है कि 2019 आते आते क्या राम मंदिर का मुद्दा फिर से बीजेपी का चुनावी नारा हो जाएगा? ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ आज देश भर के केमिस्ट हड़ताल पर थे। एक दिन की हड़ताल का मिलाजुला असर दिखा। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट और ड्रगिस्ट ने दावा किया है कि करीब देश भर के 8.5 लाख दवा दुकानें आज बंद रहीं। संगठन लंबे वक्त से ऑनलाइन फार्मेसी और चिकित्सकों के ई पोर्टल के लिए नियम बनाने की मांग कर रही है, लेकिन सरकार अब तक कोई कदम नहीं उठा रहा है। हालांकि हॉस्पिटल के आसपास की दुकानें आज खुली रहीं। ऑनलाइन फार्मेसी जो हैं बेइंतहा डिस्काउंट दे रही हैं, किस तरीके से दे रही हैं, कैसे दे रही हैं, ये समझने की बात है। इसका मतलब ये है कि स्पोरियस ड्रग जो है, एडल्टेटेड ड्रग जो हैं वो मार्केट में उतर सकती हैं। किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी के पास जो है अपना ड्रग लाइसेंस नंबर नहीं है, सारा टेलीफोनिक काम चल रहा है। जब तक अमेंडमेंट नहीं होती, कोई काम नहीं होता, तब तक तो इनको बंद करना चाहिए, मगर गवर्नमेंट हमारी बात सुन नहीं रही है। मोदी सरकार ने दोगुने टैक्स चोर पकड़े हैं। सरकार का अगला टारगेट बेनामी संपत्ति और शेल कंपनियां हैं। खास बात यह है कि सीधे पीएमओ इस पर नजर रख रहा है। आज इनकम टैक्स विभाग ने किए गए काम और आगे के एक्शन प्लान पर पीएमओ को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। दूसरे के नाम पर संपत्ति बनाने वालों के लिए अच्छे दिन खत्म होने वाले हैं, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का अगला निशाना बेनामी संपत्ति और शेल कंपनियां होने वाली हैं। फोकस मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात पर रहने वाला है। बेनामी संपत्ति को बेनकाब करने के लिए विभाग ने 24 टीमें बनाई हैं। 8-9 लाख कंपनियां शक के दायरे में हैं। करीब 3 लाख कंपनियों को नोटिस भी भेजा गया है। शेल कंपनियों के जरिए पैसे के अवैध लेन देन का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट और कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के अधिकारियों का जॉइंट टास्क फोर्स भी बनाया गया है। सूत्रों के मुताबिक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रधानमंत्री कार्यालय को एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें ये बताया गया है कि आने वाले दिनों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रणनीति क्या रहने वाली है, और साथ में ये भी बताया गया है कि पिछले 3 साल में उनका प्रदर्शन कैसा रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 3 साल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई में 116% की बढ़ोतरी हुई है। 2011 से 2014 में जहां 1133 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए, वहीं अप्रैल 2014 से अप्रैल 2017 तक 2500 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए। 79 मामलों में टैक्स चोरी के आरोप साबित भी हो चुके हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उम्मीद है कि ऑपरेशन क्लीन मनी पार्ट 2 से इनकी संख्या में और बढ़ोतरी होगी। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। और अब आएगा ₹1 का नया नोट। दिखने में कैसा होगा ये बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। अपना ही पैसा बैंक के एटीएम से निकालने के लिए चार्ज क्यों? ये वो सवाल है जो हर ग्राहक बैंक से पूछ रहा है। पता चला है कि दरअसल बैंकों से ग्राहकों की सबसे बड़ी शिकायत यही है। बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया ने अपने सर्वे में ये पाया है। एटीएम चार्ज और सेविंग अकाउंट से जुड़े कई तरह के चार्ज, इन दोनों चीजों को लेकर ग्राहक बैंकों से सबसे ज्यादा परेशान है। बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया यानी BCSBI के मुताबिक पिछले 1 साल में आई 1 लाख से ज्यादा शिकायतों में से 29,000 सिर्फ एटीएम और सेविंग अकाउंट चार्ज से जुड़ी हैं। RBI ने इस पर चिंता जताई है कि बैंकों के खिलाफ शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। For the first time, to give you a sense, for the first time since the inception in 1995 of the Banking Ombudsman scheme, the number of complaints has exceeded 1 lakh in the last year. BCSBI ने 46 बैंकों का सर्वे किया और पाया कि केवल 12 बैंक ही हाई रेटिंग के पैमाने पर खरे उतरे हैं। 24 बैंक औसत से थोड़ा बेहतर हैं और 12 तो औसत से नीचे हैं। BCSBI का कहना है कि अगर ग्राहकों को बैंकों से कोई शिकायत है तो पहले तो अपने बैंक से बात करनी चाहिए, और अगर कोई हल ना निकले तो बैंक जिस लोकपाल के तहत आता है उससे संपर्क करना चाहिए। लोकपाल का पता बैंक के ब्रांच या RBI की वेबसाइट पर मिल सकता है। पहले तो बैंक को चिट्ठी लिखें, बैंक को चिट्ठी लिखें, उनको
अपनी प्रॉब्लम बताएं, उसकी एक्नॉलेजमेंट रखें अपने पास, 30 दिन का समय दें। बैंक के पास, बैंक के इंटरनल ऑम्बड्समैन जो होते हैं बैंक के, उनको हक है कि उस रिजेक्ट करने से पहले उसका रिव्यू करें। ही शुड अप्रोच द बैंकिंग ऑम्बड्समैन विद ऑल द कॉरेस्पोंडेंस। सरकार ने बैंकों से बार बार कहा ग्राहकों से बेवजह चार्ज मत लीजिए, लेकिन बैंक नहीं माने। अब पता चल रहा है कि ज्यादातर बैंक ग्राहक भी इन्हीं चार्जों से परेशान हैं। सवाल ये है कि सरकार और बैंक आम ग्राहकों को राहत देने के लिए कुछ ठोस करेगी। BCSBI का कहना है कि ग्राहकों को सारे नियम कानून समझाने का काम बैंकों का है और ग्राहक होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सही सवाल पूछें, सारी जानकारी लें और ये जाने कि हमारे क्या क्या अधिकार हैं। निधि राय, मुंबई। अब आप चाहें तो IRCTC से उधार में रेलवे टिकट ले सकते हैं। जी हाँ, जल्दी आपको IRCTC के जरिए रेलवे टिकट बुकिंग कराते वक्त पे लेटर यानी बाद में भुगतान का विकल्प मिलेगा। इसके तहत टिकट का पैसा चुकाने के लिए 14 दिन का वक्त आएगा। IRCTC ये नई सेवा पेमेंट वेबसाइट पे लेटर की मदद से शुरू कर रही है। इस सेवा का फायदा उठाने के लिए आपको अपने पैन और आधार की जानकारी शेयर करनी होगी। RBI जल्दी 1 रुपए का नया नोट जारी करने जा रहा है। नया नोट गुलाबी हरे रंग का होगा और इसके पिछले हिस्से पर 1 रुपए के सिक्के की तस्वीर छपी होगी। इस नए नोट पर आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांता दास के हिंदी और अंग्रेजी में हस्ताक्षर होंगे। हालांकि RBI ने साफ किया है कि नए नोट के बाजार में आने के बाद भी मौजूदा नोट और सिक्के चलन में बने रहेंगे। नए नोट अधिक सिक्योरिटी फीचर्स से लैस होंगे। GST लागू होने के पहले ही कार खरीदारों की लॉटरी लग गई है। एक के बाद एक कंपनियां अपनी कारों के दाम घटाने में लगी है। खासकर लग्जरी कारें खरीदने वाले ग्राहकों को बड़ा फायदा मिल रहा है। इसी क्रम में अब टाटा जगुआर ने भी अपनी कारों की कीमतें 11 लाख रुपए तक कम कर दी है। कंपनी ने एक्सी सेडान की कीमत 2.5 लाख तक और जगुआर XJ11 की कीमत 11 लाख रुपए तक कम की है। वहीं डिस्कवरी स्पोर्ट और रेंज रोवर इवोक खरीदने पर आपको 3.5 लाख रुपए से लेकर 7.5 लाख रुपए तक की बचत मिलेगी। हॉलीवुड मूवी बेवॉच में वाहवाही बटोर रही प्रियंका चोपड़ा को जश्न मनाने की एक और वजह मिल गई है। 1 जून को उन्हें एक नई कैटेगरी में दादा साहब फाल्के अवार्ड देने की घोषणा की गई है। फाल्के एकेडमी अवार्ड कमेटी ने उन्हें इंटरनेशनल अक्लेम्ड एक्ट्रेस अवार्ड देने का फैसला किया है। ये नहीं, प्रियंका चोपड़ा की डेब्यू मराठी फिल्म वेंटिलेटर को बेस्ट फिल्म कैटेगरी का अवार्ड भी मिलेगा। इस फिल्म को प्रियंका की मां मधु चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया है। और आवाज टाइम में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।